हेलो स्टूडेंट, आज हम आपके लिए शुरू करने जा रहे हैं बीकॉम फर्स्ट ईयर के फाइनेंशियल अकाउंटिंग से रिलेटेड टॉपिक इंसॉल्वेंसी अकाउंट्स। इंसॉल्वेंसी अकाउंट्स से संबंधित सबसे पहले आप सभी स्टूडेंट को यह जान लेना बेहद आवश्यक है कि यह आपके सिलेबस का एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है और इसका एक न्यूमेरिकल पेपर में मिलने के चांसेस सबसे ज़्यादा रहते हैं। अतः इस टॉपिक की तैयारी आपको थ्योरेटिकल और न्यूमेरिकल पॉइंट दोनों तरीके से करनी चाहिए। इसका या तो एक न्यूमेरिकल पेपर में आ जाएगा और न्यूमेरिकल नहीं आता तो इसकी थ्योरी निश्चित रूप से पेपर में शामिल कर ली जाती है। इसीलिए आप निश्चित रूप से अपने पेपर की दृष्टि से इस टॉपिक को गहनता से अध्ययन जरूर कर लें। तो आइए स्टूडेंट, सबसे पहले हम शुरू करते हैं दिवालिया। व्हाट इज़ द मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ इंसॉल्वेंसी अकाउंट? सामान्य रूप से जब एक व्यापारी अपनी संपत्तियां जब एक व्यापारी की संपत्तियां उसके दायित्व से कम रह जाती है तो यह कहा जाता है कि वह दिवालिये की स्थिति में आ गया है, क्योंकि ऐसी दशा में वह अपने दायित्वों का भुगतान नहीं कर पाता। परंतु दिवालिया अधिनियम के अनुसार दिवालिया तभी कहलाता है जबकि दो शर्तें पूरी हो जाएं। पहली, वह दायित्व उसके दायित्व संपत्तियों से अधिक हो जाए और न्यायालय द्वारा उसको दिवालिया घोषित किया जा चुके। इसमें दूसरी शर्त अधिक महत्वपूर्ण है। यदि किसी व्यक्ति के दायित्व उसकी संपत्ति से अधिक है परंतु न्यायालय उसे दिवालिया घोषित नहीं करता तो वह दिवालिया नहीं माना जा सकता। भारतीय दिवालिया अधिनियम के अंतर्गत दिवालिया शब्द की परिभाषित नहीं किया गया, परंतु वस्तु विक्रय अधिनियम के अंतर्गत निम्न प्रकार से उसको परिभाषित किया जाता है। वस्तु विक्रय अधिनियम: एक व्यक्ति अपने व्यवसाय की साधारण दशा में ऋण का भुगतान करना बंद कर देता है तो वह ऋण देय होता है, और जब उसका भुगतान नहीं कर सकता तो वह दिवालिया कहा जाता है, चाहे उसे दिवालिया का कोई कार्य किया हो अथवा ना हो। यहाँ दिवालिया संबंधी अधिनियम दो हैं। दिवालिया नंबर 1, प्रेसिडेंसी टाउन्स इंसॉल्वेंसी एक्ट 1909। यह अधिनियम केवल 3 महानगरों मुंबई, चेन्नई और कलकत्ता में लागू होता है। इस अधिनियम को 1909 में लागू किया गया था। सेकंड, प्रोविंशियल इंसॉल्वेंसी एक्ट 1920। यह अधिनियम इन 3 महानगरों को छोड़कर, मुंबई, चेन्नई, कलकत्ता को छोड़कर शेष भारत में लागू होता है। अब ध्यान देने योग्य बात यह है, यदि क्वेश्चन सोल्व करते समय आपको यह नहीं बताया गया कि दिवालिया जिस व्यक्ति को दिवालिया घोषित किया जा रहा है वह किस शहर का रहने वाला है तो वह सामान्य शहर का माना जाएगा। अधिनियमों का छेद: यह अधिनियम व्यक्ति, हिंदू, अविभाजित परिवार, फर्म और व्यक्तियों के समुदाय पर लागू होता है। भारतीय अनुबंध अधिनियम 1872 के अंतर्गत एवियस को दिवालिया घोषित नहीं किया जा सकता। कंपनी अधिनियम की स्थिति में समापन की कार्रवाई के अधिनियम 56 के अंतर्गत की जाती है। प्रेसिडेंसी टाउन्स दिवालिया अधिनियम एवं प्रांतीय दिवाला अधिनियम में अंतर क्या? सबसे पहले बात करते हैं वर्ष की। PTI एक्ट 1909 में पारित हुआ था, जबकि PI एक्ट 1920 में लागू हुआ था। PTI एक्ट मुंबई, कलकत्ता और चेन्नई में लागू होता है, जबकि यह शेष भारत में लागू होता है। सैलरी टू क्लर्क एंड एम्प्लॉय: PTI एक्ट के अनुसार दिवालिया हेतु दिए गए प्रार्थना पत्र की तिथि से ठीक पूर्व के 4 माह से संबंधित लिपिक और कर्मचारियों की अदत्त वेतनी प्रीफेंशन मानी जाती है, जो कि अधिकतम 300 रुपये प्रति लिपिक हो सकती है, जबकि शेष भारत में
मौद्रिक सीमा यह केवल 20 रुपये प्रति कलर हो सकती है। श्रमिकों की मजदूरी। पीटीआई के अनुसार दिवालिया अधिनियम के अंतर्गत दिवालिया देने से ठीक माह की 4 अवधि से पूर्व अदद मजदूरी प्रीफरेंशियल एक मजदूर की अधिकतम 100 रुपये हो सकती है, लेकिन शेष भारत में यह 20 रुपये ही रहेगी। भूस्वामी का किराया। भूस्वामी का क्या, लैंडलॉर्ड रेंट। जहाँ तक लैंडलॉर्ड किराया है तो यह पीटीआई के अंतर्गत 1 महीने का किराया प्रीफरेंशियल माना जाता है, जबकि शेष भारत में यह संपूर्ण अनसिक्योर्ड माना जाता है। दिवालिया आदेश या दिवालिया आवेदन पत्र। दिवालिया आदेश की तिथि से ठीक पूर्व के 2 माह में बिना प्रतिफल हस्तांतरित संपत्तियां दिवालिया की मानी जाती है, जबकि पीआई शेष भारत में दिवालिया हेतु दिए गए आवेदन पत्र को तिथि से ठीक पूर्व के 2 वर्षों में बिना प्रतिफल हस्तांतरित संपत्तियां दिवालिया की मानी जाती हैं। सरकारी अधिकारी। पीटीआई एक्ट में न्यायालय द्वारा नियुक्त व्यक्ति को सरकारी गवर्नमेंट एसएससी कहा जाता है, जबकि शेष भारत में इसे सरकारी निस्तारक के नाम से जाना जाता है। संरक्षक आदेश। प्रोटेक्शन ऑर्डर। पीटीआई एक्ट में दिवालिया आदेश हो जाने के बाद कभी भी संरक्षक आदेश दिया जा सकता है, परंतु पीआई एक्ट में यह संरक्षक आदेश दिवालिया हेतु आवेदन पत्र देने के बाद किसी भी समय हो सकता है। यहाँ यह और मुक्त संपत्तियाँ। पीटीआई एक्ट में एक परिवार के पहनने के कपड़े खाने के बाद 300 रुपये तक के छोड़ दिए जाते हैं, जबकि शेष भारत में नहीं छोड़े जाते हैं। पीटीआई एक्ट में दिवालिया आदेश पत्र देने के 3 माह के दौरान कोई दिवालिया संबंधी कार्य करने पर उस तिथि से दिवालिया शुरू हो जाता है। पीटी एक्ट दिवालिया हेतु आवेदन पत्र देने की तिथि से दिवालिया शुरू हो जाता है। दिवालिया अधिनियम के दोष। डिसएडवांटेजेस ऑफ इंसॉल्वेंसी एक्ट। पॉसिबिलिटी ऑफ डिसऑनेस्टी। पॉसिबिलिटी ऑफ डिसऑनेस्टी। व्यापारी एक अधिनियम की जानबूझकर सबको दिवालिया घोषित कराकर अन्य व्यक्तियों से ऋण लेकर उनका गबन करके इस गबन की गई धनराशि को दूसरा व्यापार प्रारंभ कर सकने की संभावना बनी रहती है। अर्थात यह संभावना हो सकती है कि एक व्यक्ति जानबूझकर अपने आप को दिवालिया घोषित करा रहा हो। पार्टली पेमेंट ऑफ क्रेडिटर। कभी कभी इस अधिनियम के अंतर्गत करदाताओं को दिवालिया व्यक्ति की संपत्ति से आंशिक भुगतान प्राप्त होता है। वे अपना पूर्ण भुगतान हेतु दिवालिया व्यक्ति पर कोई कानूनी कार्रवाई नहीं कर सकते। अतः कभी कभी व्यक्ति आंशिक भुगतान करने के पॉइंट ऑफ व्यू से भी दिवालिया घोषित करा लेता है। अयोग्य व्यक्तियों द्वारा व्यापार। इस अधिनियम के मिलने के कारण अनेक अयोग्य व्यक्ति भी जनता से रुपया उधार लेकर बेफिक्री से अपना व्यापार चलाते हैं। अब इंसॉल्वेंसी प्रोसीजर क्या है? व्हाट इज़ द इंसॉल्वेंसी प्रोसीजर? सबसे पहली बात, फिलिंग द एप्लीकेशन। यह आवेदन पत्र ऋणी अथवा ऋणदाता कोई भी कर सकता है। ऋणी आवेदन कर सकता है यदि 500 रुपये या अधिक का ऋणी हो, वह ऋण का भुगतान देने में असमर्थ है, वह किसी न्यायालय में अपनी संपत्तियों की कुर्की के आदेश दे सकता है। यदि किसी ऋणी को 500 रुपये या अधिक धनराशि लेनी है तो यह धनराशि कुछ समय पश्चात दे हो या ऋणी दिवालिया है तो आवेदन से पूर्व
3 माह से संबंधित हो दिवालिया की कार्रवाई की जा सकती है। दिवालिया आदेश आदेश पत्र प्राप्त होने के बाद न्यायालय द्वारा तिथि को पक्षों को सुनता है और सभी पक्षों को सुनने के बाद अपनी घोषणा देता है। संरक्षण आदेश दिया जाता है। संपत्तियों से वसूली, इनकी संपत्तियों से, दिवालिया की संपत्ति से वसूली की जाती है और इसका मुक्ति का आदेश दिया जाता है। दिवालिया संबंधी लेखे प्रेसिडेंसी टाउन्स अधिनियम और प्रांतीय दिवाला अधिनियम के अंतर्गत दोनों में ही दिवालिया संबंधी अधिनियम के अंतर्गत सबसे पहले एक स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनाया जाता है और स्टेटमेंट अफेयर्स का जो फॉर्मेट है उसको आइए देखते हैं। स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स एज रिक्वायर्ड बाय द इंडियन इंसॉल्वेंसी एक्ट। इसमें फॉर्मेट में देख रहे हैं आप, जैसे फर्स्ट कॉलम ग्रॉस अमाउंट का, सेकंड लायबिलिटी का, एक्सपेक्टेड टू रैंक, एसेट्स बुक वैल्यू और एस्टिमेटेड टू प्रोसीजर। सबसे पहले लायबिलिटी साइड में पहला कॉलम बनता है अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स एज पर लिस्टेड। अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स एज पर लिस्टेड, इसमें वे सभी लायबिलिटी ली जाती हैं जो पूर्णतया अनसिक्योर्ड है, जिनके संबंध में किसी प्रकार की कोई सिक्योरिटी गिरवी नहीं है, अर्थात ये अपना पैसा लेने के लिए पूर्णतया अनसिक्योर्ड है। इनके अंतर्गत आने वाली लायबिलिटी में क्रेडिटर्स हो सकते हैं, बीपी होगा, ट्रेड क्रेडिटर्स होंगे, बैंक और ड्राफ्ट होगा और एनी अदर लायबिलिटी जिसके संबंध में कोई गिरवी ना रखा गया हो, तो ये सभी अनसिक्योर्ड के नाम से जानी जाएगी। सेकंड, फुली सिक्योर्ड क्रेडिटर्स एज पर लिस्ट बी। ये फुली सिक्योर्ड क्रेडिटर्स वो क्रेडिटर्स होंगे जिनसे हमने जितना उधार लिया है उससे ज़्यादा की उन पर संपत्ति गिरवी रखी है। तो इसीलिए इसमें कॉलम के अंदर ही सबसे पहले अमाउंट लिख दी जाएगी, उसमें से लेस एस्टिमेटेड वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी घटा दी जाएगी और जो घट के बचेगा उसे सरप्लस टू कॉन्ट्रा के नाम से जाना जाएगा। सरप्लस, और इसमें से लेस अमाउंट देयर ऑफ कैरी टू लिस्ट सी। अगर इसमें से इस सरप्लस से कुछ और उधार लिया है तो वो लिस्ट सी में ट्रांसफ़र हो जाएगा और बैलेंस देयर ऑफ टू कॉन्ट्रा के नाम से लिखा जाएगा। इसके बाद पार्टली सिक्योर्ड क्रेडिटर एज पर लिस्ट सी। पार्टली सिक्योर्ड क्रेडिटर्स वे क्रेडिटर्स होंगे जिन पर जितने रुपए का उधार लिया है उससे कम की उन पर सिक्योरिटी है और इसमें से सिक्योरिटी घटा के जो बैलेंस बचेगा उसको बाहर कॉलम में लिख दिया जाएगा। उसके बाद प्रिफरेंशियल क्रेडिटर एज पर लिस्ट डी। ये वे क्रेडिटर्स होंगे जिन पे कोई सिक्योरिटी नहीं होगी, परंतु ये दीज आर ऑल गवर्नमेंट रिलेटेड ड्यूज, तो इनका भुगतान सबसे पहले दिया जाएगा, इसीलिए इनके सामने लिख दिया जाएगा डिडक्टेड टू कॉन्ट्रा। और इसमें मुख्य रूप से सरकारी ड्यूज़ जस्ट लाइक ए टैक्स, हाउस टैक्स, वाटर टैक्स, इनकम टैक्स एट्सेट्रा होंगे। अब देखते हैं प्रॉपर्टी की तरफ। सबसे इधर तो लायबिलिटी की तरफ लिस्ट ए बी सी डी, लिस्ट ए बी सी डी आ गई। अब इधर लिस्ट ई में प्रॉपर्टी एज पर लिस्ट ई, इसमें सभी प्रॉपर्टी जो कि दिवालिया की हैं और जिन पर कोई गिरवी नहीं लिया गया है, जिन्हें लोन के लिए गिरवी नहीं रखा, उन्हें छोड़कर सभी संपत्ति आ जाएगी। बुक वैल्यू कॉलम में इनकी बुक वैल्यू आ जाएगी और बराबर के कॉलम में इनकी सेल वैल्यू आ जाएगी।
इसके बाद बुक डेप्थ एज पर लिस्ट एफ, इसमें डेबिटर्स आएंगे। जो डेबिटर 3 तरह के होंगे, गुड, डाउटफुल और बैड। गुड जिन पर पूरा प्राप्त होगा, डाउटफुल जिसमें कम प्राप्त होगा, बैड जिन पर कोई प्राप्त नहीं होगा। इसके बाद बिल ऑफ एक्सचेंज एज पर लिस्ट डी, इसमें बी आर जो होंगे वो आएंगे, और उसके बाद सरप्लस टू कॉन्ट्रा जो लिस्ट बी से बचा वो ऐड हो जाएगा, और माइनस डिडक्टेड टू कॉन्ट्रा लिस्ट डी का जो पेमेंट होगा वो होगा, और उसके बाद जो बैलेंस बचेगा उसे डेबिट वाले बैलेंस से घटा देंगे, तो ये आ जाएगा डेफिशिएंसी एज पर लिस्ट एच। तो स्टूडेंट देखा आपने, ये आज हमने एक फॉर्मेट आपको बताया जो था स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। अब अगली वीडियो से मैं इसके न्यूमेरिकल क्वेश्चन आप लोगों को कराऊंगा, और इस न्यूमेरिकल क्वेश्चनों को आप ध्यान से करेंगे और उससे संबंधित जो भी समस्या रहेगी वो पूछते रहेंगे। ओके, थैंक यू स्टूडेंट।